हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपके डिमांड के अनुसार जो है हम ये बिहार का इतिहास पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि अगर आपको बताते चले कि हमने ये फर्स्ट चैप्टर जो है बिहार संक्षिप्त अवलोकन, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये सभी के सभी हम वीडियोज़ कंप्लीट करेंगे अगर अगर आपका साथ रहा तो। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका साथ मिला, तो इस वजह से हम आज जो है इसका बिहार का इतिहास पूरा इस एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जो है इस एक वीडियो को एक वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके रिवीजन में हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपके रिवाइज्ड में चली जाएंगी। और अगर आपने पढ़ा है रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और हर एक चीज़ को हम लोग बखूबी समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से आपका देख लेते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए, अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार जो है प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग एकदम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इसी से, क्योंकि चैप्टर से ही आपको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा चैप्टर एक बार पढ़ा रहेगा तो आखिर क्वेश्चन बने के जाएगा कहाँ से, आखिर आएगा तो इसी चैप्टर से ही ना। और आपको वो पूरा चैप्टर जब कंप्लीट रहेगा तो आपको जो एमसीक्यू आप क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार जो है प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, आपको पता है कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चंस आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात की जाए, बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। देखिए, और आपको बता दें कि प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों जैसे कि मगध हो गया, अंग हो गया और वज्ज संघ के रूप में बटा हुआ था। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो है 3 प्रमुख महाजनपदों में हमारा जो प्यारा बिहार है वह प्राचीन इतिहास के टाइम में जो है वह 3 महाजनपदों में बटा था। वो कौन कौन से जनपद हैं आपके महाजनपद? वह तो मगध महाजनपद हो गया, अंग हो गया और आपका वज्जी संघ हो गया। ठीक है, चलिए, मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासन काल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली विहार का ही अंग है। देखिए, आपको बता दें जो दुनिया का जो पहला गणराज्य था वह आपका वैशाली विहार का ही अंग था। ठीक है, वैशाली था वह जो कि आपका बिहार का ही अंग था। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। और प्रेजेंट टाइम में भी है। तो देखिए, बिहार का जो वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और साथ ही साथ महाभारत में किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा बिहार का वर्णन है यह सिर्फ इतिहास और भूगोल में ही नहीं, आपको जो है रामायण में भी देखने को मिलेगा और महाभारत में भी आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। देखिए, एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में श्री विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा प्यारा बिहार है वो कितना अच्छा है कि जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 24वें तीर्थकर जो आपके भगवान महावीर स्वामी जी हो गए, और आपको बता दें कि जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं, इन लोगों ने जो है ज्ञान की प्राप्ति इनको यहीं से ही हुई थी, मतलब कि बिहार राज्य से ही हुई थी। देखिए, कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपका एक तो पूर्व पाषाण युग हो गया, फिर मध्य पाषाण युग हो गया, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल और साथ ही साथ महाजनपद काल। तो ये 6 भागों में जो है प्राचीन इतिहास को 6 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। अब आपको ये पॉइंट्स आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। ये आपके कुछ आदर्श वाक्य दे रखे हैं और ये आदर्श वाक्य जो हैं किस वेद या उपनिषद से ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हाल में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, यह कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये।
लगभग आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका वसुधैव कुटुंबकम जो है आपका मुंडकोपनिषद, इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वसुधैव कुटुंबकम ये एक लोगो रखा गया था इसमें, है ना, एक वाक्य रखा गया था। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। वसुधैव कुटुंबकम जो है आपका ये भी आपका मुंडकोपनिषद से ही ग्रहण किया गया है। अतिथि देवो भव, ये जो लिया गया है आपके तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देवो भव, ये आपका तैत्तरीय उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, सुना होगा आपने। ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और तमसो मा ज्योतिर्निगमय, ये कहाँ से लिया गया है? यह भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब आपको कुछ बता देते हैं नदी के नाम और प्राचीन नाम क्या थे उनके। ठीक है। जो हम लोग आपका देखिए, ये जो भी आपका वीडियो है ये ओनली बिहार का इतिहास है। ठीक है। ये आपका पूरा ऑल इंडिया का इतिहास नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में। देखिए सतलुज जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो शतुद्र था। ठीक है। व्यास नदी का जो प्राचीन का मतलब हो गया पुराना नाम। ठीक है। और ये आपका विपाशा था। रावी नदी का नाम आपका परुषणी था। झेलम नदी का नाम आपका वितस्ता था। चेनाब नदी का नाम अकिस्नी था। गंडक नदी का नाम सदानीरा था। सिंध नदी का नाम सिंधु था। और घग्गर नदी का नाम आपका क्या था? एक तो सरस्वती था, दूसरा आपका दृशदत्ती था। ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट्स आपको कंप्लीट हो गया आपका। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। देखिए आपको बता दें कि आर्यों के द्वारा क्षेत्र का जो नामकरण हुआ था वह क्या था? तो जो आपका क्षेत्र था हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र था उसको आर्य लोग ने क्या नाम दिया था? उसको जो है ब्रह्मावर्त नाम दिया था। ठीक है। जो आपका हरियाणा पंजाब का एरिया होता था इसको ये लोग ब्रह्मावर्त कहते थे। और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको क्या कहते थे? उसको ब्रह्मऋषि देश कहते थे। और हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र को मध्य देश कहते थे। और मध्य देश प्लस बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र को आर्यावर्त कहते थे। ठीक है। चलिए देखिए महाजनपद काल में जो बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। देखिए लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में। अब और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं बिहार में कितने जनपद हैं? तो 3 जनपद हैं। ठीक है। 3 जनपद है, हमने आपको डिस्क्रिप्शन भी इस पर किया है। चलिए 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें जो है ये कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के जो आपका अंगुत्तर निकाय है एवं जैन ग्रंथ के आपके भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है। चलिए और अगला पॉइंट है कि उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 कौन कौन से थे? तो आपको बता दें आपका मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी, ये बिहार के हैं। 3 आपके बिहार के हैं। ठीक है। और 16 महाजनपद कौन कौन से आप उसको भी समझ लीजिएगा। 16 महाजनपदों के नाम आने चाहिए। देखिए एक को अंग हो गया और अंग की राजधानी चंपा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों की राजधानी। ठीक है। विस्तार क्षेत्र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका महाजनपद की राजधानी। ठीक है। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। मगध जनपद की राजधानी क्या है? तो राजगृह या फिर आपका गिरिव्रज भी है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वज्जी की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। ठीक है। देखिए आपको इन 3 की तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, मगध, अंग और वज्जी, क्योंकि ये बिहार के हैं ना, तो इनकी क्या राजधानी है तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने अंग का बताया, क्या बताया? तो चंपा बताया। ठीक है। मगध का क्या बताया? तो राजगृह या फिर गिरिवज। और वज्जी का क्या है? तो वैशाली है। ठीक है। अब आप आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। मल्ल का क्या है? तो कुशीनगर और पावा है। काशी का वाराणसी सभी को पता है। कौशल का क्या है? तो श्रावस्ती है। वत्स का क्या है? कौशाम्बी है। चेदी का क्या है? तो चेदी का आपका सुक्तिमती है। और कुरु का क्या है? तो इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। चलिए आपके 9 कंप्लीट हो गए। 10वें देख लेते हैं। तो 10वां आपका है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी आपका अहिछत्र है या फिर आपका काम्पिल्य है। शूरसेन का क्या है? तो शूरसेन का मथुरा है। मत्स्य का क्या है? तो विराट नगर है। ओके। अवंती का क्या है? अगर बोले अवंती का क्या है तो आपको बताना है उज्जैनी या फिर आपका महिष्मति है। अश्मक का तो पाटन या फिर पोतन है। गांधार का क्या है? तक्षशिला है या फिर आपका पुष्कलावली है। ओके। चलिए नेक्स्ट आपका
देख लेते हैं कंबोज की राजधानी क्या है? तो राजपुर है या फिर आपका हाटक है, राजपुर और हाटक हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, जो प्राचीन बिहार है अपना, उसमें धर्म सुधार आंदोलन को लेके क्या क्या काम हुए हैं, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वो उस चीज़ को लेकर है। देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास कई चिंतन धाराओं में ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल जो है आपका कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग ग्रस्त थे। बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। और बौद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म के जो आपके प्रतीक हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इधर आपका घटना दिया है और इधर आपका प्रतीक चिन्ह दिया है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है या फिर सांड है। ठीक है, कमल या फिर सांड हो जाएगा। ग्रह त्याग जो घटना होती थी, मतलब कि ये जो घटना होती थी ग्रह त्यागने वाली, तो इसमें जो आपका प्रतीक होता था उसको हम लोग घोड़ा के नाम से जानते, मतलब घोड़ा होता था। ठीक है, ज्ञान का क्या है? तो पीपल बोध वृक्ष है। निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण को एक उपनाम देते हैं, इसमें आपका स्तूप आएगा। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो देख लेते हैं, जैसे कि आपको बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक समझ लेते हैं। देखिए गांधी जो है आपका, ये आपका माता के गर्भ में आना हो जाएगा। कमल का क्या हो जाएगा? बुद्ध का जन्म हो जाएगा। घोड़ा का गृह त्याग है। बोधि वृक्ष का ज्ञान की प्राप्ति है। धर्म चक्र आपका प्रथम उपदेश है। और आपका भूमि स्पर्श क्या है? ये आपका हो जाएगा इंद्रियों पर विजय। और एक करवट सोना, इसका मतलब होता है क्या? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये भी आपके जो घटनाएं थी और आपके जो प्रतीक थे ये सभी आपके कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं बुद्धकालीन गणराज्य। ठीक है, तो ये आपका कपिल वस्तु का क्या होता है? ये आपका शाक्य हो जाएगा। बुद्धकालीन जो गणराज्य हैं उनकी बात की जा रही है। कपिल वस्तु का शाक्य है। सुकार का क्या है? सुमार पर्वत जो है आपका, इसका क्या है? तो इसका आपका भाग्य हो जाएगा। केस पुत्र का क्या होता है? कालाम हो जाएगा। रामग्राम का क्या होगा? कोली हो जाएगा। कुशीनारा का मल्ल। पावा का मल्ल। और आपका पिप्पलीवन का तो मोरी हो जाएगा। और आपका कपक का बुली हो जाएगा। और वैशाली का लिच्छवी है। ठीक है, वैशाली का क्या होता है? वैशाली का लिच्छवी होता है। और मिथिला का वैदेही। ठीक है, ये भी आपको चीज़ें पता चल गई। देखिए और है आपका बौद्ध धर्म के परिवर्ती धार्मिक संप्रदाय। तो एक तरफ आपका संप्रदाय दिया है, दूसरी तरफ आपका संस्थापक दिया है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आपके मक्खली पुत्र गोशाल हैं। घोर अक्रियावादी के कौन है? तो पूरन कश्यप हैं। उच्छेदवादी के कौन है? तो आपका अजित केस कम्बिलिन है। संदेहवादी के कौन है? तो संजय वेलपुत्र हैं। और नित्यवादी के कौन है? तो आपके पकुत कच्चायन है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं? तो सम्यक दृष्टि के आपके कौन है? तो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। सम्यक संकल्प के लोभ देश हिंसा मुक्त विचार है। सम्यक वाक्य के अप्रिय वचन न बोलना। और सम्यक कर्मार्थ के उचित एवं सदकर्म करना। सम्यक आजीव के आपके सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, तो आपका व्यायाम आपका शारीरिक और मानसिक व्यायाम से संबंधित है। और सम्यक स्मृति, तो स्मृति में आपका सात्विक भाव आएगा। और स्मृति और सम्यक आपका समाधि में आपका एकाग्रता आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी भी चीज़ें पता चल गई। अब हम पॉइंट्स देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ।
ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग उसी पे ही फोकस करने वाले हैं। तो जो आपका प्रथम आपका जो बौद्ध संगीत हुई थी वह किस स्थान पे हुई थी, तो राजगृह पे हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और तो इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता। 2 पिटक आपको पता होने चाहिए। बुद्ध के उपदेशों में जो 2 पिटक थे, ये आपके एक सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये चीज़ आपका ध्यान में रखना है। चलिए, द्वितीय जो आपका बौद्ध संगीत हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और इसमें आपका उद्देश्य ध्यान में थोड़ा रखना। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल, शासन काल कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग वंश के कालाशोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो आपके अजात शत्रु, ठीक है, प्रथम जो हुई थी आपके, इसके शासक काल कौन थे, तो आपके अजात शत्रु थे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तृतीय जो आपके बौद्ध संगीत हुई थी साथियों, ये आपका हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कब हुई थी, तो आपके 247 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो शासन काल थे आपके अशोक थे। ओके, अशोक थे। और इसका जो उद्देश्य था ये क्या था आपके, देखिए, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक जो आपका अभिधम में पिटक जोड़ना। देखिए, आपका जो चतुर्थ हुआ था ये कहाँ पे हुआ था सर, तो इसका इस प्लेस क्या है, तो कश्मीर के कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन में हुआ था। ये इस कहाँ पे पड़ता है, तो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इसका समय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। उद्देश्य क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। ठीक है, देखिए, आपका चतुर्थ जो आपका बौद्ध संगीत सम्मेलन हुआ था, इसी में जो हीनयान था और आपका जो महायान था ना, तो इसमें ये आपका डिवाइड हो गया था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो आपका ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जैन धर्म के जो आपके प्रमुख जैन धर्म एवं उनके जो प्रतीक हैं वो चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो बात की जाए तो आपके जो प्रथम जो आपके फर्स्ट जो आपके जैन धर्म के जो आपके तीर्थकर थे फर्स्ट, वो आपके थे वृषभदेव। ठीक है, जिनका प्रतीक था वृषभ। और द्वितीय में आपके अजीत नाथ जी थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। और तृतीय में आपका हो जाएगा संभवनाथ। ठीक है, देखिए, जो आपके वैसे तो 24 थे ना, तो 24 के 24 आपको नहीं पढ़ने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा। संभवनाथ जी आपके तृतीय में आएंगे, जो कि इनका था घोड़ा। और 16वें जो इम्पोर्टेंट है शांतिनाथ जी, इनका हिरण है। 22वें में आपके अरिष्ट नेमि जी हैं, इनका है आपका शंख। और पार्श्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3 से 4 नाम आपको बिल्कुल रटने ही हैं। पार्श्वनाथ जी जो आपके 23वें नंबर के थे, इनका था आपका सर्पफड़। और महावीर स्वामी जी आप सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे, जिनका सिंह था। ठीक है, चलिए, और जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। तो जैन संगीतियाँ जो है आपका इस कब हुआ था, प्रथम जैन संगीति कब हुआ था साथियों, तो आपका हुआ था 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, दूसरी कब हुआ था, 2 ही जैन संगीतियाँ होती इसमें, 512 में हुआ था। तो फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी, तो आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और बिहार में जो की है। और आपका जो द्वितीय हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पे हुआ था, तो वल्लभी आपका जो प्लेस है वहाँ पे हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके सूरभद्र थे फर्स्ट वाले के, और द्वितीय वाले के आपके देवर्धि क्षमाश्रमण थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें परिणाम जो निकल के आया था, तो 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर व दिगंबर। ठीक, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहते थे, और जो निर्वस्त्र रहते थे उनको दिगंबर कहते थे। ठीक है, और बता दें आपको, धर्म ग्रंथों का जो अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध था। ठीक है, चलिए, ये चीज़ आपको कंप्लीट कर दी गई है। और कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप लोग इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो पढ़ना हमको सब कुछ के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आएगा, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है एटलीस्ट। देखिए, अहिंसा, ये आपको बता दें, पंच महाव्रत और जो आपके अणुव्रत थे, आपका जो अहिंसा था, जीवों की हत्या न करना। ठीक है, इसमें मतलब था जीवों की हत्या न करना। सत्य का मतलब है कि सदा सत्य बोलना। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अहिंसा का मतलब क्या होगा, जीवों की हत्या ना करना। सत्य अगर आ जाएगा तो आपको वहाँ पे जो पॉइंट्स दिए रहेंगे, सदा सत्य
सत्य बोलना, ठीक है। तो वही पॉइंट्स आपको टिक करना है, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा हो सकता है झूठ ना बोलना, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा होगा कि असत्य की गुणगान करना, है ना। तो आपको ये कहना है कि सदा सत्य बोलना। परिग्रह आपको बताना अपरिग्रह का क्या होता है। अपरिग्रह का होता है संपत्ति का संग्रह ना करना। अस्तेय का मतलब क्या होगा, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो लोग पालन करते हैं वो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं कि त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो ये आपका हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, ज्ञान का मतलब सत्य में विश्वास, आचरण का मतलब सुख दुख के प्रति समभाव। ओके, देखिए आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता आखिर क्या थी। तो अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। और दोनों का उद्देश्य क्या था, दोनों का उद्देश्य आपका यज्ञीय कर्मकांड था, ब्राह्मणवाद था, जाति प्रथा थी और छुआछूत के विरोध में हुआ, ठीक है। दोनों में ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ये जो दोनों आपके धर्म थे, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। और दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया कि हाँ पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था होती है, ठीक है। इन दोनों के ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। और है कि दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों आपके क्षत्रिय कुल के थे। और 7 पॉइंट है कि दोनों ही समकालीन थे और ग्रह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएं आखिर क्या क्या हैं। ये आपका बौद्ध धर्म हो गया, या आपका जैन धर्म हो गया। देखिए बौद्ध धर्म के उपदेश की जो भाषा है वो पाली भाषा थी, और जो आपका महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली और जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। देखिए आपको बता दें कि विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं हुआ बौद्ध धर्म का, ठीक है। और जैन धर्म में क्या था कि प्रचार भारत में ही हुआ, विदेशों में नहीं हो पाया था। और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था, और यह आपका जो जैन धर्म था यह आपके अनुयायियों पर आधारित था। और आपका जो बौद्ध धर्म था यह आपके ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व में नकारते थे, मतलब कि विश्वास नहीं करते थे, और आत्मा के शाश्वत मानते थे। कौन, ये आपके इधर कौन थे, जैन धर्म। और बौद्ध धर्म में आपका ये पॉइंट्स है कि ना अधिक सुख एवं ना अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे बौद्ध धर्म। और जैन धर्म के लोग क्या करते थे, कठोर व्रत पालन करते थे एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। बौद्ध धर्म आपके मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता था, और जैन धर्म आपके मोक्ष के सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता था, ठीक है। अगला कि बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, और इसमें क्या होता था, इसमें नग्न मूर्तियों के उपासक थे, मतलब पूजा होती थी। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, और इसमें अहिंसा का नियम कठोरतम था। इसमें था आपके अष्टांग मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। चलिए ये आपके 9 पॉइंट्स हो गए। और देखिए और भी कुछ चीज़ें अब हम लोग बात करने वाले मगध साम्राज्य से रिलेटेड, ठीक है। देखिए मगध साम्राज्य से अगर रिलेटेड हम लोग बात की जाए तो मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, और जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। अगला कि महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। अगला कि मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। अगला पॉइंट है कि मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। और पॉइंट कर लें कि कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमय इतिहास, राजनीतिक एवं बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। आपको बताते चले कि मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी, और पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। अगला कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वह कौन सी थी, वह राजगृह थी, जो आपके 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखिए आपको बता दें जो राजगृह जो आपका राजधानी थी
मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। ठीक है, मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स से अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक समय ऐसा था कि मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध के इतिहास में भारत का इतिहास बन गया। अगला कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये भी पॉइंट्स आपका कंप्लीट हो गया। और अब चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख शासक एवं राजवंश। ठीक है, इधर आपके राजवंश दिए हैं और इधर आपके शासक दिए हैं। तो जो आपके हर्यक वंश जो राजवंश था आपका, उसमें कौन कौन से शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको देखिए ऐसे बता देंगे ऑप्शन में कि बिंदुसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, ये किस राजवंश से बिलोंग करते थे, मतलब किस राजवंश से आते थे। तो आपको बताना है हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश में आपके देखिए बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयभद्र थे, ठीक है, और आपके अनिरुद्ध थे, और आपका मुंड और मंडक थे, और आपका नागदशक जी थे। ठीक है, आपको बता दें कि शिशुनाग वंश में कौन कौन से आएंगे, आपके शिशुनाग आएंगे, कालाशोक आएंगे, और आपका नंदवर्धन आएंगे। नंद वंश में आपका देखिए आपका महापद्मनंद हो गए, पंडुक हो गए, पांडुगति हो गए, आपका भूतपाल हो गए, ठीक है, राष्ट्रपाल हो गए, गोविनाशक हो, और आपका सिद्धक हो गया। ठीक है, गोविनाशक, आपका दशसिद्धक हो गए, और आपका कैवर्त एवं घनानंद जी हो गए। ठीक है, घनानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नंद वंश से आते हैं। अब बात कर ली जाए मौर्य काल में बिहार। ठीक है, तो बौद्ध काल में जो आपका बिहार है आपका 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व आ जाएगा। देखिए मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित जो आपकी जातियां हैं कौन कौन सी हैं, वो आपके ब्राह्मण तथा दार्शनिक हो गया, कृषक वर्ग हो गया, ग्वाले तथा आखेटक हो गए, व्यापारी तथा श्रमजीवी कारीगर एवं शिल्पी हो गए, योद्धा अथवा सैनिक हो गए, निरीक्षक अथवा गुप्तचर हो गए। ठीक है, और आपके हो गए आपके मंत्री एवं परामर्शदाता सभासद जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। और अब बताते हैं कि आपको बिंदुसार को प्राप्त उपाधि, आखिर बिंदुसार को जो है कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। एक तो आपके यूनानी लेखकों में जो है आपका देखिए आपके ग्रंथ में, ठीक है, इधर आपके ग्रंथ हैं और इधर आपकी उपाधि हैं। जो आपके ग्रंथ थे यूनानी लेखकों में जो है, यूनानी लेखक जो आपका ग्रंथ था इसमें जो उपाधि मिली थी, यह उपाधि मिली थी अमित्रोचेटक्स थे। ठीक है, अमित्रोचेटस। संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात हो गया, वायु पुराण में भद्रसार और मद्रसार हो गया, जैन धर्म में आपका सिंहसेन हो गया। चलिए, कौटिल्य का जो आपका सप्तांश सिद्धांत है तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका ये चीज़ आप ध्यान में कर लीजिएगा। राजा या स्वामी हो गया, और दूसरा आपका अमात्य या मंत्री हो गया, तीसरा आपका जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोस, और छठा आपका दंड या सेना, और सातवां आपका मित्र। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। ठीक है, अशोक के द्वारा जो भेजे गए थे, तो इधर आपके धर्म प्रचारक दिया है और इधर आपका स्थान दिया है। तो जो आपका मंजिंतिक है, ठीक है, मंजिंतिक जो आपका धर्म प्रचारक है इसका स्थान है कश्मीर गंधार। ठीक है, मंजिम आपका हो गया हिमालय से, सोन व उत्तरा आपका हो गया सुवर्ण भूमि से, रचित हो गया आपका उत्तरी कर्नाटक जिसे हम लोग बनवासी कहते हैं, और आपका धर्म रचित हो गया आपका अपरांतक से, महारचित हो गया आपका यवन राष्ट्र से, महाधर्म रचित आपका हो गया महाराष्ट्र से, महादेव आपका मैसूर से हो गया, और महेंद्र एवं संघमित्रा आपका हो गया श्रीलंका से। अगला पॉइंट है कि अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो एक तरफ आपका शिलालेख दिया है, दूसरी तरफ आपका वर्णित विषय दिया है। तो प्रथम शिलालेख है आपका हो गया अहिंसा पर बल और पशुबलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख है। दूसरा शिलालेख में क्या वर्णित है, आपका समाज कल्याण हेतु कार्य है, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, एवं पड़ोसी राज्य जैसे आपका चोल, पांड्य, सती पुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरे में आपका वर्णन जो दिया गया है वो आपका है, इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिकों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष राज्य के दौरे पर जाएं, ब्राह्मणों, मित्रों, संबंधियों तथा श्रमणों से सदा उदारतापूर्ण व्यवहार करें। चौथा हो गया आपका भेरी घोष की जगह
धम्मघोष की घोषणा की गई है। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा हुआ है। 5वें आपका आएगा शासन के 14वें वर्ष आपका धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। 6वें में जो है आपका इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया है। 7वें में बात की गई है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। और 8वें में बात की गई है अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख और अशोक के बौद्ध गया की यात्रा दी कही गई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको 8 बता दी। 9वीं है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखना। 10 में आपका मतलब 10 में है, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें में है कि इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया गया है और विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वयक एवं महिला महापात्रों की नियुक्ति की गई है। 13वें में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही यवन राजाओं का वर्णन है। 14वें में आपका क्या है, ये आपका है प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, जिसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करने वाले हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं और उनके जो लेख हैं और उनके स्थान कहाँ से लिए गए हैं। जो आपका टोपरा है या आपका लिया गया उत्तर प्रदेश से। मेरठ जो है ये भी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। प्रयाग भी उत्तर प्रदेश का है। लौरिया अरेराज जो है ये आपका बिहार के चंपारण से संबंधित है। लौरिया नंदनगढ़ आपका ये भी आपका बिहार के चंपारण से है और रामपुरवा भी आपका बिहार के चंपारण से रिलेटेड है लेख। ठीक है, देखिए दिव्यावधान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे। आपके दशरथ थे और आपके संप्रति थे। ठीक है, शालिशुक थे, देववर्मन थे, शतधनुष थे और आपका वृहद्रथ थे। मौर्य राजधानी आपको बता दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मौर्य राजधानी देखिए प्रांत आपका कौन सा है, तो प्राच्य प्रांत है। राजधानी पाटलिपुत्र है और वर्तमान में कहाँ पे पाटलिपुत्र स्थित है, तो बिहार राज्य में है। उत्तरापथ जो है इसकी राजधानी आपकी कौन सी है, तो तक्षशिला है और तक्षशिला इस टाइम पे कहाँ पे है साथियों, तो आपके पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ ये आपका इसकी राजधानी क्या है, तो स्वर्णगिरी है और इसका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अवंती राष्ट्र इसकी जो राजधानी आपके उज्जैनी है और इसकी जो वर्तमान कंडीशन वो किस राज्य में है, तो आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कलिंग की जो राजधानी है वह तोसली है और तोसली का इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो आपके किस राज्य में है, तो आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अगला बता दें कि मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की समितियाँ ये आपके समिति हो गई, प्रथम, दूसरी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठक और ये आपके विशेष हो गए। जो आपके प्रथम समिति है ये आपके उद्योग शिल्पों का निरीक्षण है। द्वितीय समिति में आपके विदेशियों की देख रेख आएगा। तृतीय समिति में आपकी जनगणना आएगी। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था आएगी और आपके पंचम समिति में आपके विक्रय की व्यवस्था आएगी, निरीक्षण आएगा और आपके षष्ठम समिति में आपकी बिक्री कर व्यवस्था आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं मौर्यकालीन मंत्री परिषद की। ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको बता दें जो आपका पॉइंट्स है अमात्य। ठीक है, अमात्य जो है आपका मौर्यकालीन जो परिषद है इसके प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमात्य कहेंगे। ठीक है, और पुरोहित किसे कहते हैं, तो धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता है उसे हम लोग पुरोहित कहते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता है उसे पुरोहित कहते हैं। सेनापति किसे कहते हैं, तो सैन्य विभाग का जो प्रधान होगा उसे हम लोग सेनापति कहेंगे। युवराज किसे कहेंगे, तो राज का पुत्र। ठीक है, जो राजा का पुत्र होता है उसे हम लोग युवराज कहते हैं। दैवारिक किसे कहते हैं, तो राजकीय द्वार का रक्षक को हम लोग दवारी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इनके मतलब पता होने चाहिए आपको। और आपको बता दें कि अंतर्वेशिक किसे कहते हैं, तो अंतःपुर का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग अंतर्वेशिक कहते हैं।
समाहर्ता किसे कहते हैं? तो राज्य विभाग, आपका राजस्व विभाग का जो प्रधान होता है, ठीक है, जो राजस्व विभाग आपका उसका जो प्रधान होता है उसे हम लोग समाहर्ता कहते हैं। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दें कि आपका संनिधाता किसे कहते हैं? तो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग संनिधाता कहते हैं। प्रशासता किसे कहते हैं? तो राजकीय आज्ञाओं की जो लिपिक करने वाला होता है उसे हम लोग प्रशासता कहते हैं। प्रदेष्टि किसे कहते हैं? तो कमिश्नर को कहते हैं। पौर किसे कहते हैं? तो नगर का कोतवाल को कहते हैं। व्यवहारिक किसे कहते हैं? प्रमुख न्यायाधीश को कहते हैं। नायक किसे कहते हैं? तो नगर रक्षा का अध्यक्ष को हम लोग नायक कहते हैं। साथियों, ऐसे पॉइंट्स आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि नायक किसे कहते हैं, उसमें दिया रहेगा जो रोल अदा करता है, या जो फिल्म में शूटिंग करता है, या सभी का भला चाहने वाला, या फिर नगर रक्षा का अध्यक्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कहीं ना कहीं पता होना चाहिए आपको। हिस्ट्री से रिलेटेड को सारे क्वेश्चंस हैं। कर्मांतिक किसे कहते हैं? तो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष को हम लोग कर्मांतिक कहेंगे। दंडपाल किसे कहेंगे? सेना का सामान एकत्र करने वाला, सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहते हैं। दुर्गपाल किसे कहेंगे? दुर्ग रक्षक को कहते हैं। अंतपाल किसे कहते हैं? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को हम लोग अंतपाल कहेंगे। अब आपको बता दें कि मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष, ठीक है, तो देखिए आपका हो गया अच्छ पाटलाध्यक्ष, ठीक है, अच्छ पाटलाध्यक्ष हैं, और इधर आपका लेखा विभाग का प्रधान होता है, ठीक है। सीताध्यक्ष किसे कहेंगे? तो कृषि विभाग के जो प्रधान होते हैं उसे हम लोग सीताध्यक्ष कहेंगे। अकराध्यक्ष किसे कहेंगे? तो खनिज विभाग के जो प्रधान होते हैं। लक्षणाध्यक्ष किसे कहेंगे? जो टकसाल का अध्यक्ष होता है। टकसाल किसे कहते हैं? टकसाल का मतलब वही हो गया जो रुपए, जो यहाँ पे रुपए वगैरह बनते हैं उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। लवणाध्यक्ष किसे कहते हैं? तो नमक से संबंधित विभाग को लवणाध्यक्ष कहेंगे। विविताध्यक्ष किसे कहेंगे? तो चरागाह का अध्यक्ष जो होता है उसे विविताध्यक्ष कहेंगे। नवाध्यक्ष किसे कहेंगे? नावों एवं जहाज़ों का अध्यक्ष जो होता है। पतनाध्यक्ष किसे कहेंगे? तो पतन आपको पता ही है, बंदरगाहों के विमानों का अध्यक्ष। अंतपाल किसे कहेंगे? सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला। पौतवाध्यक्ष बाँट एवं माप विभाग का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष जो होता है। और गणिराध्यक्ष किसे कहेंगे? तो वेश्याओं के विभाग का अध्यक्ष होता है। बंदकाराध्यक्ष किसे कहेंगे? तो जेल खाने का जो अध्यक्ष होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपको आई थिंक आपको पता चल गई होंगी। अगला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। तो मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योनाश्रय संबंध रहा है, और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुयामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एवं जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट्स है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों एवं उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर भी कई देशों में अपने धम्म महापात्रों को भेजा। यहाँ तक कि इनके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। सारनाथ में संरक्षित राजनाथ सिंह स्तंभ में चतुर सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन में संबंधित 4 पशु हैं। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, जिसे शेर कहते हैं, आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इनमें जो हाथी है वह बुद्ध के गर्भस्थ मतलब गर्भ होने का जो बता रहा है चीज़ें। बैल उनके जन्म के होने का चीज़ें बता रहा है। अश्व उनके गृह त्याग का, और सिंह जो है वो आपके सार्वभौम सत्ता का प्रतीक चिन्ह है। इसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। चलिए देखिए, तमाम सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। कई बौद्ध स्थानों में सांची, भरहुक, सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं के द्वारा किया गया था। और बता दें कि बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास अथवा विश्राम स्थल के रूप में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में कई रॉक कट गुफाओं का भी निर्माण किया गया था।
और देखिए मौर्य प्रशासन के जो घटक हैं वो आपके कौन कौन से हैं। केंद्र है, फिर आपका प्रांत है, फिर मंडल है, फिर आहार है, फिर आपका स्थानीय है। तो केंद्र में आपके राजा होते हैं, प्रांत में आपके कुमार या राज होते हैं, मतलब इनके पुत्र होते हैं। मंडल में आपके आपके जो प्रादेशिक होते हैं जिसे हम लोग प्रदेष्टा भी कहते हैं। आहार विषय में आपके विषयपति होते हैं। और स्थानीय में आपके 800 ग्रामों का समूह होता है। और आपके द्रोड़ मुख में क्या होता है, तो द्रोड़ मुख से जो नीचे होता है वो आपका खारवटिक होता है। इससे नीचे आपका संग्रहण होता है और इससे नीचे आपका ग्राम होता है। तो स्थानीय में जैसा कि बताया 800 ग्रामों का समूह को हम लोग स्थानीय कहते हैं। द्रोड़ मुख में 400 ग्रामों का समूह को हम लोग द्रोड़ मुख कहते हैं। 200 ग्रामों के समूह को हम लोग खारवटिक कहते हैं। और जो संग्रहण किसे कहते हैं, तो 10 ग्रामों के समूह को हम लोग संग्रहण कहते हैं। ग्राम किसे कहते हैं साथियों, तो ग्रामीण जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लोग ग्राम कहते हैं। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी वह घटोत्कच था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड था वह 319 से 335 ईस्वी था, जो कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त संवत का जो टाइम पीरियड था वह आपका 1 साल के लिए था। 319 से 320 की शुरुआत जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की जो मृत्यु के बाद उसका पुत्र था वो आपका समुद्रगुप्त और साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। चलिए, अगला पॉइंट है कि हर्षेड समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। अगला है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स है। तो हम लोग समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया और जिसने प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री का जन्म हुआ था जिनसे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। ठीक है, गुप्त मतलब कि इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी बौद्ध यात्री था फाहयान, वह भारत आया था। अगला कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और इसने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। कुमारगुप्त के बाद जो है उसका पुत्र स्कंदगुप्त आया और वही गद्दी पर बैठा और इसी के शासनकाल में होड़ों का आक्रमण भी हुआ था। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख, जिसे 510 ईस्वी में ये चीज़ आई थी अभिलेख, और जिसे सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है इससे। अगला है कि गुप्तकालीन जो प्रशासन था आपका, इसमें भी बात हम लोग करेंगे। तो गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। क्या थी, तो देश थी, जिसके प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है, और ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महात्तर होता था। देखिए, ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम महाजनपद कहा जाता था। और आपको बता दें कि गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग, देखिए ये आपका अधिकारी है, ये आपका विभाग है। देखिए, महादंड नायक जो है आपका जो अधिकारी है, ये किस विभाग से संबंधित रखते हैं, तो न्यायाधीश से। जो आपका संधि विग्रहिक है, ये आपके युद्ध एवं शांति के मंत्री विभाग से संबंधित हैं। महाबलाधिकृत जो है ये आपके सेनापति विभाग में आते हैं। दंडपाशिक जो है आपके पुलिस विभाग से संबंधित हैं। विनय स्थापक जो आपके हैं ये आपके शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी विभाग से आते हैं। महाप्रतिहार जो है आपके राज्य प्रासाद के अधिकारी से संबंधित हैं। महाछपटलिक जो है आपके लेखा विभाग के अधिकारी से संबंधित हैं। ध्रुवाधिरड़ी जो है आपके ये आपके भूमिकर संग्रह अधिकारी से संबंधित हैं। और जो आपके शौलिक हैं ये आपके सीमा शुल्क के अधिकारी से विभाग से संबंधित हैं। अब आपको बता दें कि गुप्तकालीन समाज, तो गुप्तकालीन समाज जो है आपका परंपरागत 4 वर्णों में विभक्ति था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। क्या थी, तो परिवार थी।
फाहयान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था और इन्हें अंत्यज तथा चांडाल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? अंत्यज तथा चांडाल कहा गया है। और नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण कायस्थों का उदय हुआ था। और आपको बता दें कि कायस्थों का जो प्रथम उल्लेख है ये आपके कहाँ पे मिलता है? तो आपके याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। चलिए, ये भी कंप्लीट कर दिया। तो इस एक सिंगल वीडियो में आपको तमाम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले, बस आप लोग बस देखते रहिएगा। गुप्त काल में देववासी प्रथा का प्रचलन था और आदिकाल के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। अगला है कि कामसूत्र में मुद्राक्षक में गणिकाओं तथा वैश्याओं का उल्लेख है और गुप्त काल में दास तथा प्रचलित थी। ठीक है, मतलब गुप्त काल में दास प्रथा जो है ये प्रचलित थी और मनुष्य 7 प्रकार के तथा नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। चलिए, ये भी आपको बता दिया गया। अगला है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था और निवर्तक, कुल्यावन, द्रोणवाप तथा आढ़वाप भूमि माप का पैमाना था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अमरकोश में जो है वह 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। तो कौन कौन सी आपको बता दें। देखिए, भूमि के जो प्रकार है वो जो इम्पोर्टेंट है उसी पे बात कही गई है। क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि। ठीक है, क्षेत्र किसे कहते थे? तो क्षेत्र का एरिया मतलब क्षेत्र का मतलब हो गया खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खिल किसे कहते हैं? तो जो भूमि जोती नहीं जाती थी। वास्तु किसे कहते हैं? तो वास करने योग्य जो आपकी भूमि है। गोचर किसे कहते हैं? तो चारा योग्य भूमि को गोचर कहते हैं। अप्रहत किसे कहते हैं? तो अप्रहत को हम लोग जंगली भूमि कहते हैं। देखिए, इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सार्थवाहों आदि की मोहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। अगला कि गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं, जिन्हें अभिलेखों में दीनार कहा गया है। फाहयान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। देखिए, पहले कौड़ी चलती थी ना, तो फाहयान के अनुसार जो था वो सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। आपको बता दें सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील आखिर क्या है? तो सुदर्शन झील है ये आपके गुजरात के गिरनार में स्थित है। ठीक है, आप जब भी जाएंगे गुजरात के गिरनार में आपको वहाँ पे सुदर्शन झील मिलेगी। आखिर ये क्यों फेमस है? तो आपको बता दें कि इसका जो निर्माण है, पहली बात तो समझिएगा कि तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। अशोक के समय में यवन तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। और आपको बता दें कि शक महाक्षप, ठीक है, शक महाक्षप रुद्रदामन के समय पहली बार यह बांध टूट गया और जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल कौन थे इनके? तो सुविशाख थे। ठीक है, कौन थे? तो सुविशाख थे, इनके निर्देशन में करवाया था। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख आपका कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। और इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर टूट गया था और तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित के द्वारा संपन्न किया गया था। और बता दें कि स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए, और पॉइंट्स आपको बताते चलते हैं कि गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के बारे में। तो देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। देखिए, गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप समझिएगा, तो आपका एक तरफ मंदिर है, एक तरफ आपका स्थान है। तो भूमरा का शिव मंदिर जो है यह कहाँ पे है? तो देखिए, मंदिर से रिलेटेड आपका पक्का क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, ये इतिहास के सभी मंदिर हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसा कि आपको पता ही, अभी भगवान श्री राम का मंदिर का जो आपका उद्घाटन हुआ है अयोध्या में, यूपी में, तो इस वजह से जो इस बार मंदिर से ज़रूर क्वेश्चन आपका बनने वाला है। भूमरा का जो शिव मंदिर है वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो एमपी में है। एमपी में कहाँ पे? तो नागौद में है।
तिगवा का विष्णु मंदिर जो है यह भी आपका एमपी में है, तो कहाँ पे है, तो जबलपुर में है। देवगढ़ का जो आपका दशावतार मंदिर है ये आपका कहाँ पे है, तो यूपी में झांसी प्लेस पे है, ठीक है। जो आपका नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये आपका एमपी में है, और जहाँ पे आपका पन्ना है ना, एमपी में एक प्लेस है पन्ना, वहाँ पे है। जो आपका भीतर गांव का मंदिर है ये आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। चलिए ये भी मैंने बता दिया। अगला कि गुप्त काल में पाटलिपुत्र मथुरा व सारनाथ मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे, और गुप्त काल में चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की गुफा 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। तो ये भी आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। तो आपको बता दें कि एक तरह आपके साहित्य हैं, एक तरह आपके साहित्यकार हैं। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो साहित्य है इसका साहित्यकार कौन है, मतलब इसके रचयिता कौन है, तो कालिदास जी हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, आपको बिल्कुल सभी के सभी पता होने चाहिए, ठीक है। वर्णित विषय भले ही ना पता हो, बट ये सारी चीज़ साहित्य और साहित्यकार तो बिल्कुल आपको रटे ही होने चाहिए। मालिकाविग्नम मालविकाग्निमित्रम जो है आपका, ये भी किसने लिखा है, तो कालिदास जी ने लिखा है। और विक्रमोर्वशीयम जो है ये आपके कालिदास जी की ही है। और आपका स्वप्न वाशवदत्ता जो है यह भी किसने लिखी, तो भास ने लिखी है। अगला है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तो ये भी आपके विशाख दत्त ने लिखी है। और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, तो विशाख दत्त जी ने ही लिखी है। और अगला है कि मृच्छकटिकम किसने लिखी है, तो शूद्रक जी ने लिखी है। चलिए अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे तो वो कौन थे, एक तो आपके धन्वंतरी थे, ठीक है। आपको सभी के सभी चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी ज़्यादा तो हम ये सारी चीज़ें ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कौन कौन से आपके नवरत्न थे, तो आपके हो गए धन्वंतरी, ठीक है। और आपके दूसरे आपके हो गए कौन, तो छपड़क हो गए, ठीक है, ये सन्यासी थे। अमर सिंह हो गए, ये आपके प्रकांड विद्वान थे। शंकु, इनका पूरा नाम शंकुक या था, ठीक है, शंकुक इनका पूरा नाम था। 5वें नंबर पे आपके वेताल भट्ट थे, ठीक है, जो कि विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। ये वेताल पंचवंशित के रचयिता थे, वेताल भट्ट हो गए। 6ठे नंबर पे आपके घट खरपर थे, ठीक है, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे। 7वें में आपके कालिदास हो गए। तो बताने ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। 8वें नंबर पे आपके वराह मिहिर आएंगे। तो वराह मिहिर ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। देखिए आपको बताना है कि वर रुचि जो है ये आपके कालिदास की भांति की वर रुचि में अन्यतम काव्य रचनाओं में गिने जाते हैं। चलिए और आपको एक नीचे पॉइंट से नोट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के जो नवरत्न हैं शिवाजी के अष्ट प्रधान और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे। चलिए अब आपको चीज़ें कुछ बता दें कि थानेश्वर का पुष्य भूमि, ठीक है, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो है, ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और प्रभाकर वर्धन इस वंश प्रभावशाली के शासक थे। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हेनशांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। और आपको बता दें कि हेनशांग के नाम से, और हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज का अधिकार किया। और एहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष के पूर्वज विश्व एवं सूर्य के उपासक थे और परंतु हेनशांग ने मिलने के बाद हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राजाश्रय दिया। हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना की थी और प्रियदर्शिता, रत्नावली एवं नागानंद ग्रंथों की रचना हर्ष ने स्वयं किया था। अब देखिए चीज़ कुछ पॉइंट्स हैं कि हेनशांग का भारत वर्णन, ठीक है, तो चीनी यात्री हेनशांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। और हेनशांग ने अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा है
और एक पॉइंट और है कि हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए बंगाल का, अब आपको बता दें कि बंगाल का पाल वंश, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। और गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा और उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया और उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण की। अगला है कि धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में बिहार हेतु 5 गांव का अनुदान में दिया, ठीक है, 5 गांव अनुदान में दे दिया था। और महिपाल के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित भी किया। और बता दें कि महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और बौद्ध विहार शांति रक्षित एवं अतीश दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही तिब्बत गए थे। तो ये भी चीज़ आपको पता चल गई। अब आपको बता दें कि बंगाल का सेन राजवंश, ठीक है, बंगाल का सेन राजवंश। तो सेन राजवंश की स्थापना जो है वह सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर की थी। और सामंत सेन का जो उत्तराधिकारी विजय सेन था, ये श्री हर्ष नामक कवि ने उनकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की। बल्लाल सेन, ठीक है, बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था और बल्लाल सेन को बंगाल की जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। अगला है कि बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना किया था और अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। और बल्लाल सेन ने गौडेश्वर, शंकर और परमामेश्वर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था और इसने एक अन्य राजधानी, कौन सी, वो आपकी लक्ष्मणवती, जिसे खरनौती की स्थापना किया। अगला है कि लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन के द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को पूरा किया और श्रीधर उसका दरबारी कवि था। अगला है कि लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और आपका है ब्राह्मण सवर्ष के रचयिता हलायुध निवास करते थे। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया। अब आपको ये चीज़ बता दें कि स्थान और राजवंश, प्रमुख शासक और आपका उपलब्धि। तो इसमें आपको ये चीज़ मोस्ट है कि कन्नौज के राजवंश, मतलब एक तरह आपका स्थान दिया और एक तरह आपके राजवंश दिए हैं। तो कन्नौज के राजवंश कौन थे, मौखिर थे। थानेश्वर के जो राजवंश थे आपके पुष्यभूमि थे। वल्लभी के राजवंश आपके मैत्रक थे। और आपको बता दें बंगाल के राजवंश आपके चढ़ थे, ठीक, जिसे चंद्र कहेंगे या गौड़ कहेंगे। मगध के आपके परवर्ती गुप्त थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब आपको बता दें कि मध्यकालीन बिहार के बारे में समझाते हैं। तो देखिए मध्यकालीन बिहार के प्रमुख जो अभिलेख थे, तो आपके बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख हो गया, बिहार शरीफ का आपका प्रस्तर अभिलेख हो गया, संग्राम गुप्त का आपके पंचो ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक का आपका बेनी बन अभिलेख हो गया, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख हो गया, खड़गपुर के राजा का अभिलेख हो गया जो कि आपका मुंगेर में है, भभुआ में आपका शेर शाह का अभिलेख है, और खारवार प्रमुख प्रताप आपका धवल के 3 अभिलेख दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि बिहार में तुर्क शासक के बारे में समझिएगा। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता आपके बख्तियार खिलजी थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जो बिहार को जीता है, वह था आपका बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी शहर का जो संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है।
और बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार की विजय थी और तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। अगला है कि बख्तियार खिलजी ने जयपुर, जिसे हम लोग जयनगर के नाम से भी जानते हैं, इसके गुप्त राजाओं को भी पराजित किया तथा मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अगला कि बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया और इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। अगला कि इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला कि सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। अगला कि सन 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिक खान ने विद्रोह किया, जिसका दमन बलबन ने किया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें शक्र सिंह पराजित हुआ। अगला कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो आपके मजदुल मुल्क था। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया और यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। चलिए ये पॉइंट्स हो गया। अब आपको बता दें कि लोदी शासक में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और सूफी संत हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेर के मलकूजात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। अगला कि बिहार शरीफ में बिहार पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। चलिए अब आपको बता दें कि मिथिला का कर्नाट शासक, ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला, जिसे तिरहुत का भी नाम दिया गया है, में नन्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ और नरसिंह देव ने शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसमें नरसिंह देव नेपाल पलायन कर गया और नरसिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। बिहार में चेरो राजवंश की, अब समझिएगा, बिहार में चेरो राजवंश, तो पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था और चेरो राज ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। अब आपको बता दें कि 1611 ईस्वी में उज्जैनों के द्वारा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए और चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है और मोदनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। और अगला है कि बिहार में अशफान शासन, ठीक है, बिहार में अफगान शासन, तो शेर शाह, जिनको हम लोग फरीद खां के नाम से भी जानते हैं, तो शेर शाह बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां पुत्र सूर का पुत्र था, जिसे बहार खां के शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी और 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासन गियासुद्दीन मोहम्मद को हराया। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठाया। कन्नौज, जिसे हम लोग बिलग्राम के भी नाम से जानते हैं, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ। 40 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया
और शेर शाह ने डाक प्रथा तथा टैंक तथा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो ये भी पॉइंट्स आपका कंप्लीट हो गया और कुछ पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी जो 32 अंक की होती थी इसका प्रयोग किया और तथा कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत भी की थी। अगला कि शेर शाह ने चांदी का रुपया जो कि आपका 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था उसको चलाया और चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये था कि चांदी का रुपया जो चांदी का रेशियो था वो 1 था और तांबे का जो रेशियो था वह 64 था। शेर शाह का मकबरा जो है आपका ये सहसराम में स्थित है और जिसका निर्माण कार्य का आरंभ शेर शाह ने किया किंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया था। मतलब जो कार्य पूरा किसने किया था वह इस्लाम शाह ने पूरा किया। अब आपको बता दें कि शेर शाह के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अगला पॉइंट है कि शेर शाह के द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध। तो कौन कौन से युद्ध थे? देखिए आपका युद्ध था आपका सूरजगढ़ का युद्ध, यह हुआ था 1534 में। और जो आपका दूसरा युद्ध था ये आपका चौसा का युद्ध था, ये आपका हुआ था 1539 में। और तीसरा युद्ध था आपका जो आपका बिलग्राम का युद्ध था कन्नौज वाला, ये आपका 1540 में हुआ था। नेक्स्ट आपका कालिंजर युद्ध है, ये आपका 1545 में हुआ था। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स ये देख लीजिएगा कि अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार, ये आपका हो गया खान ए खानम मुनीम खान। अगला कि राजा मान सिंह, ठीक है, सईद खान, मुजफ्फर खान, खान ए आजम मिर्ज़ा, अजीज कोका और असद खान, ये आपका हो गया। और ये तो इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पढ़ेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स ये पढ़ लीजिएगा कि बिहार में सिख धर्म, तो सिख धर्म का जो संबंध है वह बिहार में बहुत पुराना रहा है और गुरु नानक के द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है और गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अनेक शिष्य बनाए। अगला है कि सिखों के जो 9वें गुरु थे वो आपके श्री तेग बहादुर का बिहार में आपका पदार्पण 17वीं शताब्दी के आपके उत्तरार्ध में हुआ था और वे सहसराम तथा बोध गया से होते हुए पटना पहुँचे थे। अगला कि पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी पड़ी। तो ये चीज़ आपका था। और आपका है कि लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। अगला कि गुरुपद ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपने मसद बिहार भेजे। मसद का मतलब धार्मिक जो प्रतिनिधि थे वह बिहार भेजे थे और आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। चलिए और कुछ पॉइंट्स ये है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 31 जनवरी 2016 से और 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव प्रकाश वर्ष की जो आयोजन किया गया था इसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। चलिए और आपको ये चीज़ तो आपको इतना नहीं, अब हम आपको बता दें कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो और इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है आपका संताल विद्रोह हो गया। और देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन कौन कौन सा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 27वां अधिवेशन हुआ था ये आपका पटना में ही हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे आपके रंगनाथ माधोलकर जी थे। और जो आपका 37वां हुआ था यह भी आपके पटना के पटना जो आपके राज्य है पटना राज्य के आपके गया में हुआ था, ठीक है। तो गया में हुआ था। जो 37वां हुआ था कब हुआ था? 1922 में हुआ था।
और इसके जो अध्यक्ष थे आपके देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। 12वां आपका 1912 में हुआ पहला, मतलब 27वां, और 37वां आपका 1922 में, और आपका तीसरा हुआ था 1940 में। ये आपका झारखंड में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब अलग हो गया है बिहार राज्य से। पहले तो एक में ही था। तो इसके जो अध्यक्ष थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। तो अब ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि बिहार में जो कृषि सम्मेलन हुआ था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो प्रथम जो आपका हुआ था 17 नवंबर 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सोनपुर में हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 29 अगस्त 1934 में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका तीसरा हुआ था साथियों, यह तीसरा भी आपको ध्यान में रखना है। ये कब हुआ था? तो आपका 1935 में हुआ था, 26-27 नवंबर में। और इसके जो अध्यक्ष थे ये आपके फिर से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें जो 3 कटिया प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपका ये आपका जो पॉइंट्स है, बिहार के किसानों से जुड़ी जो प्रथाएं हैं, तो एक तो आपके ये हो गया आपका खुटकट्टी प्रथा हो गया, दूसरा आपका कुमियोट्या प्रथा हो गया, और ये आपका जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 कटिया प्रणाली। तो इसमें क्या होता था? इसमें चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों के द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया था, और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य ज़मीन के 3/20, इसी को हम लोग 3 कटिया कहते हैं। मतलब 20 में से जो 3 भाग है, इसका 1 बीघा में 3 कट्टा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब कि अगर आपके पास टोटल 20 मतलब एक कोई खेत है, उसका 20 हिस्सा कर दिया, उस 20 हिस्से में जो 3 हिस्सा होता था, उस 3 हिस्से में आपको नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि आगे चल के वह खेती एकदम बंजर हो जाती थी। ठीक है, जिस पे आगे चल के बहुत विरोध हुआ, और इस 3 कटिया प्रणाली का जो है समापन भी किया गया। क्योंकि जहाँ पे नील ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी आप कई सालों तक नील की खेती करेंगे, तो वहाँ की ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, फिर उसमें हमेशा पूरे जीवन आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर विद्रोह भी हुआ था। तो चंपारण आंदोलन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी समझिएगा। आज पूरा इस एक सिंगल वीडियो में इतिहास कंप्लीट कर देंगे आपके बिहार की, है ना। तो राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुँचे, और 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों के द्वारा प्रयुक्त 3 कटिया पद्धति के विरोध में किया गया, और एक अहिंसक आंदोलन था यह, जिसने भारत में गांधी के सत्य तथा अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। चलिए अगला है कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के जो प्रमुख सहयोगी थे वो आपके राजेंद्र शुक्ल जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, धरणीधर थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, और आपके मजहरुल हक थे। अगला कि गांधी जी ने चंपारण के बड़हरवा लखन सेन गाँव में पहला स्कूल स्थापित किया था। चलिए अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो आपका 12वां अधिवेशन हुआ था, ये आपके भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपका कब हुआ था? तो अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया था, और असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुब्बैर, गुलाम इलाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। अगला है कि नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन हुआ था, और गांधी जी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। तो ये चीज़ भी आपको बता दी गई है। देखिए गांधी जी की जो बिहार यात्रा थी, यह भी एक लाइन में समझ लीजिए। तो गांधी जी की बिहार यात्रा आपके पुरुलिया में सितंबर 1925 में 3 दिनों तक होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जिसे हम लोग जानते हैं, इसमें हुआ था। और जीरादेई में विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण, तो समझिएगा राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली कहाँ है? तो जीरादेई है। तो स्थली होने के कारण इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया गया, और अपने खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल था। तो ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया।
और बिहार कौमी सेवक दल, ये भी पता है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम समझिएगा। इसका इसमें जो व्यवस्था थी या नमक कानून का उल्लंघन को लेकर थी। करबंदी आंदोलन था और महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और सरकारी जो सेवाएं थी उनका बहिष्कार किया गया। अदालतें पूरी बंद कर दी गई। शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। चलिए, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। बिहार में जो नमक सत्याग्रह है तो यह हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि है। और आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन में रूपरेखा तैयार की गई थी, मतलब इन्होंने की थी। सर्वप्रथम जो चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और पटना में जो आपको बता दें 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के पास स्थित नखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया। तो ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये तो चीज़ नहीं। चलिए, और आपको बता दें 5 रुपये का गांधी ऑटोग्राफ। और आपको भारत छोड़ो आंदोलन समझिएगा। तो बता दें कि देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार की भी इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही। तो कौन कौन सी रही? देखिए, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया और श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। और 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस जो है वो विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जो जिलाधीश थे WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मर गए। और आपको ये आपका गोलीकांड हो गया। और आपको कुछ चीज़ बता दें, अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता हो गए। बिहार में किसान आंदोलन समझिएगा। तो ये चीज़ अच्छा हम लोग बात कर चुके हैं, जो आपके 3 आंदोलन हुए थे। पटना गांधी मैदान का जो नामकरण है, हाँ ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली पर स्थित बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। और इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के प्रति पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई। और उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार के शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान नाम का इस्तेमाल किया गया। और पटना, आपको बता दें कि पटना प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कि जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें। और ये वो सारी चीज़ें लिखी थी, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ आपका जो है पूरा बिहार जो आपका है, बिहार का इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया साथियों। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट। अगर आप लोगों का साथ और प्यार रहा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर आपका जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। बिहार का भौगोलिक संरचना स्थिति की बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी अगर क्वेश्चंस आपके इतिहास से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड आएंगे तो इस जो मैंने इस एक सिंगल वीडियो जो बनाई है इससे बाहर जाएगा ही नहीं। आप लोग चाहे भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा के जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी से ही क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार प्लीज़ देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा भी आप लोग कमेंट में करेंगे तो वैसा फिर किया जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।